पटरी पर कटी मुंडी। जैनपुर गांव में एक आदमी को घर जाते वक्त काफी देर हो गई थी। वो फाटक पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है और बोलता है, हे भगवान, आज तो बहुत लेट हो गया और ये फाटक भी जल्दी खुल नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा। वो खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसको एक सुंदर सी औरत दिखाई देती है। वो पटरी पर सफेद साड़ी में घूम रही होती है। औरत के लंबे काले घने बाल थे। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। आदमी की नजर औरत पर जाती है, तभी वो उसको पीछे से आवाज लगाता है, अरे ओ बहना, तुम ऐसे ट्रेन की पटरी पर क्यों घूम रही हो? पीछे से ट्रेन आने वाली है, उस ट्रेन की पटरी पर से हट जाओ। वो औरत चंदन को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप चलती रहती है। चंदन को लगा कि उसकी आवाज उस औरत तक नहीं जा रही है, इसलिए वो फाटक के नीचे से गुजरकर औरत का हाथ पकड़कर खींच लेता है। और जब वो उस औरत की तरफ देखता है, तब उसे देखकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके माथे पर पसीना था और डर से वो कांप रहा था, क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। चुड़ैल उसको देखकर खूब तेज हंसने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। अब तो गया। चुड़ैल, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारने आ गई हो? तेरी गलती ये है कि तू इतनी रात को इस फाटक से गुजर रहा था। तू जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते ही चुड़ैल उसको अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उड़ा देती है और उसको ट्रेन की पटरी के अंदर गाड़ देती है। चंदन की सिर्फ मुंडी बाहर रहती है। बेचारा चिल्ला रहा होता है, मुझे छोड़ दो, कृपया करके मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। तू हाथ कैसे जोड़ेगा? तेरा तो कुछ बाहर है ही नहीं सिवाय सर के। बेचारा चंदन चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन चुड़ैल हंसती रही और कुछ ही पलों में ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है और चंदन की मृत्यु हो जाती है। चंदन की गर्दन कटकर एक साइड ट्रेन की पटरी पर गिर जाती है। अगली सुबह वहां पर बहुत ही भीड़ होती है और अब पुलिस इस केस की जांच में लग जाती है, लेकिन पुलिस को उस पटरी पर कोई भी सुराग नहीं मिलता और वो वहां से चला जाता है। लेकिन उस रात एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ उस फाटक के पास अपने घर जा रहा था। तभी फाटक बंद हो जाता है और उन्हें भी वही औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है। तभी एक लड़का बोलता है, अरे भाई देखो, वो औरत फाटक के बीचों बीच चल रही है। पीछे से ट्रेन आने का डर है, किसी भी समय ट्रेन आ सकती है और उससे उस महिला की जान भी जा सकती है। यार, हमें उसे बचाना चाहिए। अरे भाई, रात के 12 बज रहे हैं, ऐसे में किसी की मदद करना सही होगा? मैंने सुना है इस समय चुड़ैलों का वास होता है। अरे भाई, कैसी बात कर रहा है? चल हम बचाते हैं उसको। अरे चल चल चल। इतना कहते ही तीनों दोस्त उस महिला को बचाने के लिए जाते हैं। अरे मैडम, पीछे से ट्रेन आ जाएगी, अरे आप यहाँ से हट जाइए प्लीज। वो चुड़ैल उसका कोई भी जवाब नहीं देती। उसको शांत देख दूसरा लड़का कहता है, अरे भाई, लगता है इसने हमारी आवाज नहीं सुनी, चलो उसका हाथ पकड़ के इस पार ले आते हैं। वो तीनों दोस्त न आओ देखते हैं और न ताओ, सीधा उस महिला को बचाने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही उसका हाथ पकड़कर ट्रेन की पटरी से खींचते हैं कि तभी वो तीनों दोस्त उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। मैंने कहा था ना, इस समय चुड़ैलों का वास होता है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। देखो, ये हमारे पीछे पड़ गई। अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जिंदा वापस कोई नहीं जाता। अब तुम लोग नहीं बचोगे, मैं तुम लोगों को जिंदा मार दूंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही चुड़ैल उनको अपनी भूतिया शक्ति से एक बार फिर हवा में उड़ा देती है और उनको ट्रेन की पटरी के अंदर आधा दफना देती है। उन तीनों दोस्तों की सिर्फ मुंडी बाहर रहती है। बेचारे चिल्ला रहे होते हैं और मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। बेचारे चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं, लेकिन चुड़ैल हंसती रही और कुछ ही पलों में वहां से ट्रेन गुजर जाती है और उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। तीनों की गर्दन कटकर एक साइड ट्रेन की पटरी पर गिर जाती है और अब हर रात किसी न किसी इंसान की
इस ट्रेन की पटरी पर कटी हुई मुंडी मिलती है और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर किसी के जुबान पर चुड़ैल का खौफ था। एक दिन कुछ गांव वाले तांत्रिक के पास आते हैं, परंतु वहां पर तांत्रिक नहीं बल्कि उसका बेटा था। गांव वालों ने पूछा, अरे सोनू बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हमें उनसे बात करनी है। काका जी, पिताजी तो पहाड़ पर गए हैं अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। इतना कहकर गांव वाले आपस में बात करने लगे। अरे भैया, अब हम क्या करें? इस चुड़ैल से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं? अब तो हमारे पास तांत्रिक बाबा भी नहीं है। उसके इतना कहते ही सोनू गांव वालों से कहता है, काका, मैंने भी पिताजी से कुछ तंत्र विद्याएं सीखी हुई हैं। मैं उस चुड़ैल को अपने काबू में कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मानो गांव वालों की एक नई उम्मीद उजागर हो गई थी और उसी रात सोनू वहां एक मामूली सा लड़का बन फाटक के इस पार होता है और सभी गांव वाले झाड़ियों में छुपकर सोनू को देख रहे होते हैं। तभी सोनू को वो चुड़ैल दिखाई देती है और सोनू बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन की पटरी पर चला जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उस औरत का हाथ पकड़ता है कि तभी उस चुड़ैल को झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में लाल हो जाती है। तभी सोनू से बोलती है, तू कौन है? तू कोई मामूली इंसान नहीं है, बता तू कौन है? आखिरकार तू मुझे मिल ही गई। ये सवाल तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कौन है और इन बेकसूर इंसानों को और बेगुनाहों को इस तरह दर्द भरी मौत क्यों दे रही है? ये शरीफ इंसान नहीं, इस गांव का कोई भी इंसान शरीफ नहीं है। इनको तो मरना होगा। आखिर इन्हें क्यों मार रही है? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? नहीं बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बताऊंगी। देख चुड़ैल, अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा और तुझे भस्म कर दूंगा। सोनू के इतना कहते ही सोनू चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है कि तभी उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। चुड़ैल को रोता देख झाड़ियों में छिपे सभी गांव वाले भी वहां पटरी पर आ जाते हैं और चुड़ैल उन सभी को रोते हुए अपनी आप बीती बताती है। मैं इसी गांव में एक मामूली सी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन मेरे पति पर झूठा रिश्वत का इल्जाम लगा दिया गया और उन्हें कोर्ट की तरफ से फांसी हो गई। मैं बेचारी अकेली औरत अपना गुजर बसर करने के लिए काम की तलाश में दर दर भटकती रही, लेकिन इस गांव के कुछ नीच और गिरे हुए इंसानों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और उन्हें ये लग रहा था कि मैं मर गई। अरे भैया, ये तो मर गई, अब क्या होगा? अरे यार, सोचना क्या है? ट्रेन की पटरी है, लोग सोचेंगे पति ने इतना गलत काम किया, मुंह दिखाने लायक नहीं थी, आत्महत्या कर ली, इसे ट्रेन की पटरी पर फेंक देते हैं। वो फंस न जाए, इस डर से उन्होंने मुझे इस पटरी के नीचे दफना दिया, लेकिन मैं मरी नहीं थी, जिंदा थी। परंतु जैसे ही ट्रेन आई, मेरे शरीर से मेरा धड़ अलग हो गया। मेरा शरीर तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई। जब तक मैं उनसे अपनी मौत का बदला नहीं लेती और इन गांव वालों से अपनी पति की मौत का बदला नहीं लूंगी, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू और अपने किए का पछतावा था। वहीं सोनू आंखों में आंसू लिए उससे बोलता है, बहन, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, मैं इस बात से सहमत हूँ। तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जो तुम्हें या तुम्हारे पति को जानता ही नहीं है, उन बेकसूर लोगों को मारना तो पाप है ना। तुम पाप की भागीदार क्यों बन रही हो? बहन, छोड़ दो इन्हें। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, आगे से ऐसा किसी भी औरत के साथ नहीं होगा, लेकिन तुम इन बेकसूर लोगों को मत मारो। ठीक है,
लेकिन मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यदि यहाँ ऐसा कुछ भी होता है तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। पर हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। चुड़ैल आधी रात का समय था। बहुत जोरों की आंधी चल रही थी। आंधी की वजह से चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी एक 8 साल का भूतिया बच्चा अपने ही जैसे एक रोहन नाम के बच्चे का पैर पकड़ के तेज आंधी में रेलवे स्टेशन की तरफ उसे खींचता हुआ लेकर जा रहा था। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, सबके सबको मार दूंगा। जो मेरे साथ हुआ वो अब सबके साथ करूंगा, कोई नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? सबको मार दूंगा। भूतिया बच्चा रोहन के हाथ पैर पटरी पर बांध देता है और एक तरफ खड़ा हो जाता है। तभी सामने से एक बहुत तेज ट्रेन आ रही होती है। रोहन अपनी जान की भीख मांगता है। इतने में ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक अतुल नाम का लड़का अपनी मां सरोज और अपने पिता अनिल के साथ रहता था। अतुल 8 साल का था और वो बहुत ही चंचल था। उसके कई दोस्त भी थे जिनके साथ वो बहुत खेला करता था। एक दिन अतुल कीचड़ में सना हुआ घर पर आता है, जिसे देखकर उसकी मां सरोज उससे कहती है, अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? जरा देखो, तुम्हारी वजह से पूरा घर भी गंदा हो गया है। तुम रोज घर की सफाई को खराब कर देते हो। अरे माँ, तुम जब देखो मुझे डांटती रहती हो। अब क्या मैं खेलूं भी नहीं? अरे भगवान, क्यों डांट रही हो मेरे राजकुमार को? आप ही के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। जाओ बेटा, तुम अपना मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारी माँ को संभालता हूँ। अतुल अपने हाथ पैर धोकर आ जाता है। इतने में सरोज उसको खाना दे देती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब अतुल स्कूल में पहुंचता है तो कुछ बड़ी क्लास के लड़के उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन अतुल उनसे भी ज्यादा शरारती था, इसलिए उसने चालाकी से उन चारों लड़कों को स्कूल के गेट पर बांध दिया। देखा, तुम लोग मुझे परेशान करने चले थे, मैंने तुम्हें इस गेट पर बांध दिया। अतुल उन चारों को चिढ़ाता है और अपना ठेंगा दिखाकर क्लास में भाग जाता है, जिसके बाद वो चारों लड़के अपने क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद पूरे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद वे चारों स्कूल के बाहर अतुल का इंतजार कर रहे होते हैं। आज तो इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। इसकी वजह से हमें टीचर ने मारा था। आज तो ये गया। वो चारों के चारों अतुल के पीछे भागने लगते हैं। अतुल भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो चारों उसे पकड़ लेते हैं और एक रेल की पटरी पर बांध देते हैं। छोड़ दो मुझे, जाने दो। चिंता मत कर, कुछ ही देर की बात है। वैसे भी यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आती। कुछ ही देर में हम तुझे खोल देंगे। इससे तुझे अच्छा सबक मिलेगा। तभी वहां पर एक गार्ड सीटी मारने लगता है, जिसकी आवाज सुनते ही उनमें से एक बच्चा कहता है, अरे, लगता है किसी ने हमें देख लिया। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। वैसे भी इसे कोई ना कोई तो यहाँ पर आकर खोल ही देगा। वो चारों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उस दिन उस पटरी पर पहली बार कोई ट्रेन चलने वाली थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। सामने से एक बहुत तेज ट्रेन तेजी से चली आ रही होती है। अतुल बहुत डर जाता है और रोने लगता है। इतने में ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो मर जाता है। मरने के बाद वो एक भयानक भूत बन जाता है। क्या कसूर था मेरा जो इन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया? मैं अब इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा और सबको मार दूंगा। अतुल के मन में बदले की भावना आ जाती है, जिसके बाद वो सबसे पहले उन चारों बच्चों को एक साथ पकड़कर उसी पटरी पर ले आता है और उन चारों को पटरी से बांध देता है। तुम चारों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। अरे, शरारत का मतलब ये नहीं कि तुम किसी की जिंदगी उससे छीन लो। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि वहाँ पर ट्रेन आने वाली है। ये सब एक अनहोनी थी। हाँ अतुल भाई, कई सालों से उस पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आई थी, लेकिन उस दिन पता नहीं उस पटरी पर ट्रेन कैसे आ गई। चुप करो तुम सब।
आज तुम्हारी मौत का दिन है और आज मैं तमाशा देखूंगा जैसे तुमने देखा था। इतने में सामने से एक ट्रेन बहुत तेजी से आती है, जिसके बाद वो ट्रेन उन चारों बच्चों के ऊपर चढ़ जाती है और उन चारों बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद भूत धीरे धीरे गांव के सभी बच्चों को मारने लगता है। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गांव के सभी बच्चे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। पता नहीं कौन उन्हें गायब कर रहा है। कल रात से मेरा बच्चा गायब है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मेरा बच्चा कहाँ गया। मुखिया जी, जल्दी से इस समस्या का समाधान करो, नहीं तो गांव के सभी बच्चे गायब हो जाएंगे। हमें इसका पता लगाने के लिए आज रात चौकन्ने रहना होगा। हम एक जाल बिछाएंगे, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये हरकत किसकी है। गांव का मुखिया गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिसमें वो एक बच्चे को बाहर खेलता हुआ छोड़ देता है और बाकी के गांव वाले छुपकर एक ही कमरे में उस बच्चे पर नजर रखते हैं। आधी रात हो जाती है और जोर शोर से बारिश होने लगती है। तभी रेलवे स्टेशन से एक बच्चा, जो कि बहुत ही भयानक भूत होता है, वो उस बच्चे के पास आता है और उसे बेहोश करके उसके पैर में एक रस्सी बांध देता है और उसे खींचता हुआ रेलवे स्टेशन की पटरी तक ले जाता है, जहां वो उसे पटरी पर बांधने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग अपने हाथों में मशाल लिए रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सब मरेंगे, सबके सब बच्चे मरेंगे। तभी मुखिया हाथ में मशाल लिए उस भूतिया बच्चे से कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम इस बच्चे को क्यों मार रहे हो? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। तभी सामने से एक ट्रेन आने लगती है। बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। देखो, सामने से ट्रेन आ रही है, तुम्हें इन बच्चों की जान लेकर क्या मिल रहा है? मुखिया की बात सुनकर भूतिया बच्चा अपने साथ हुई पूरी दुर्घटना के बारे में मुखिया को बताता है, जिसे सुनकर मुखिया कहता है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वो भी बहुत ही गलत है। तुम मासूम बच्चों की जान ले रहे हो, वो भी बिना उनकी गलती पर। तुम इन बच्चों को छोड़ दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। भूतिया बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो उस बच्चे की रस्सी खोल देता है और उसे वहां से हटा देता है और खुद ट्रेन की पटरी पर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी जान तो चली गई, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए हम सब ये मशाल तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग अपनी मशाल भूतिया बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, जिसके बाद उसकी आत्मा जलने लगती है। इतने में सामने से ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद भूतिया बच्चा वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही गांव के सभी बच्चे एक एक करके जिंदा हो जाते हैं। दरवाजा मत खोलना भाई साहब, बाहर ज़ॉम्बी है। अगर वो अंदर आ गए तो हमें खा जाएंगे, जिसके बाद हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। नहीं, इस घर के बारे में किसी को नहीं पता, यहाँ ज़ॉम्बी नहीं आएंगे, तुम लोग चिंता मत करो। उस कमरे में कई सारे लोग थे और सभी बुरी तरह डरे हुए थे। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तभी अंदर से एक आदमी पूछता है, कौन है बाहर दरवाजे पर? कौन खड़ा है? अपना नाम बताओ। उस आदमी के 3-4 बार पूछने के बाद भी दरवाजे पर कोई अपना नाम नहीं बताता, जिसके बाद सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। कुछ समय पहले की बात है, जब एक गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव उम्र से तो बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। वहीं उसके पिताजी एक स्कूल में साइंटिस्ट थे, जो स्कूल के बच्चों को अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट सिखाते थे। राघव के पिता चतुर्वेदी अपनी बुद्धि से बहुत ही चतुर थे और पूरे गांव में वह एक अकेले साइंटिस्ट थे। कभी उनके एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे होते थे तो कभी बहुत ही खराब, लेकिन वह अपने हर एक्सपेरिमेंट से कुछ न कुछ सीखते जरूर थे। लेकिन वह अपने बेटे राघव से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, राघव अपनी क्लास में बैठा हुआ था। तभी उसके टीचर रमेश उससे पूछते हैं, चलो राघव, खड़े हो जाओ और 12 का पहाड़ा सुनाओ।
12 एकम 12 12 दूनी 24 12 तिया। सर मुझे इसके आगे नहीं आता। क्या कहा? 12 का पहाड़ा नहीं आता? अरे राघव, थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हारे साथ के बच्चे तुमसे कितने छोटे हैं और उन्हें 20 तक पहाड़े याद हैं। तुम्हें एक 12 का पहाड़ा याद नहीं? तभी क्लास के सारे बच्चे राघव की शक्ल देखकर हंसने लगते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है, अरे सर आप भी किसकी बात कर रहे हो? हम तो बच्चे हैं, लेकिन ये तो हमसे भी बच्चा है। उस बच्चे की पूरी बात सुनकर पूरी क्लास राघव के ऊपर हंसने लगती है। शेम ऑन यू राघव, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने छोटे बच्चों के सामने एक 12 का पहाड़ा नहीं सुना सकते। ये कहकर रमेश क्लास से चला जाता है और उसके बाद प्रिंसिपल के रूम में जाकर राघव के लिए एक मीटिंग अरेंज करता है, जिसमें राघव के पिता चतुर्वेदी और बाकी सभी टीचर भी शामिल होते हैं। देखिए डॉक्टर चतुर्वेदी, आपका बेटा हमारे स्कूल के बिल्कुल भी लायक नहीं है और उसका दिमाग बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है। चतुर्वेदी जी, मुझे तो खुद शर्म आती है राघव को पढ़ाते हुए। अरे कोई बच्चा एक क्लास में 10 बार कैसे फेल हो सकता है? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता चतुर्वेदी जी। हमें आपके बेटे राघव को स्कूल से निकालना होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारे स्कूल पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, जिसका अंजाम भुगतने के लिए स्कूल में कोई भी तैयार नहीं है। देखिए टीचर्स, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और मैं जानता हूँ कि उसका दिमाग नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो चीजों को समझने की कोशिश करता है और एक दिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगा। देखिए चतुर्वेदी जी, आप हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो और मैं नहीं चाहता कि आपके बेटे की वजह से आप अपनी नौकरी खो बैठे, इसलिए मेरे ऑर्डर की रिस्पेक्ट करो। प्रिंसिपल की बात सुनकर चतुर्वेदी बहुत ही मायूस हो जाता है और राघव की क्लास में जाकर अपने बेटे से कहता है, बेटा चलो सामान पैक कर लो, हम घर जा रहे हैं। लेकिन पिताजी, स्कूल तो अभी खत्म नहीं हुआ और फिर आप मुझे इतनी जल्दी क्यों लेकर जा रहे हैं? बेटा, अब तुम इस स्कूल में कभी नहीं आओगे, चलो अब मेरे साथ। स्कूल छोड़ने की बात पर राघव बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद चतुर्वेदी उसे घर ले आता है। चतुर्वेदी पूरी रात सोचता रहता है, तभी उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाऊं जिसके बाद मेरा बेटा सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाए। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो स्कूल वाले मेरे बेटे को वापस स्कूल में बुला लेंगे। चतुर्वेदी की एक छोटी सी लैब उसके खुद के घर में भी थी, जिसके बाद वह अपनी लैब में जाकर पूरी रात एक एक्सपेरिमेंट बनाने की कोशिश करता है। अगले दिन सुबह राघव एक कप कॉफी अपने पिता की लैब में लेकर आता है और अपने पिता को जगाते हुए कहता है, पिताजी उठ जाओ, ये लो मैं आपके लिए एक कप कॉफी बना कर लाया हूँ। चतुर्वेदी अपने बेटे को सामने देख बहुत खुश होता है और उसके हाथ से कॉफी लेकर पूरी कॉफी पी लेता है, जिसके बाद वह बहुत ही खुशी से राघव को कहता है, बेटा अब तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे और मुझसे भी अच्छे साइंटिस्ट बनोगे। एक दिन तुम हमारे देश का नाम रोशन करोगे। लेकिन पिताजी, अब तो मैंने स्कूल छोड़ दिया है। नहीं बेटा, अब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए एक एक्सपेरिमेंट बनाया है, जिसे अब मैं इंजेक्शन के द्वारा तुम्हारे शरीर के अंदर डाल दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा दिमाग एक नॉर्मल दिमाग नहीं बल्कि एक होशियार दिमाग बन जाएगा। अच्छा पिताजी, ऐसा भी होता है क्या? हाँ बेटा, अब तुम यहां बैठो, मैं तुम्हें अभी उस इंजेक्शन को लगाता हूं। नहीं पिताजी, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। आप जानते हो ना मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। बेटा ये समझ लो कि ये इंजेक्शन आखिरी इंजेक्शन है। चतुर्वेदी राघव को इंजेक्शन लगा देता है और उसके बाद वह उसे स्कूल ले जाता है। जाओ राघव, अच्छे से पढ़ाई करना। राघव अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद रमेश क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगता है। तभी राघव अपनी सीट पर बैठे हुए अजीब अजीब तरीके की आवाज निकालने लगता है। राघव यहाँ आओ। राघव रमेश की एक नहीं सुनता और अपनी सीट पर बैठा रहता है। ये देख रमेश को गुस्सा आता है, जिसके बाद रमेश उसे एक छड़ी से मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी राघव उसकी तरफ देखता है तो राघव की आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं
और उसके दांत बहुत भयानक और नुकीले दिखने लगते हैं। उसके मुंह से अजीब चिपचिपी लाल टपक रही होती है। जैसे ही रमेश उसको देखता है वह बहुत डर जाता है। इतने में राघव रमेश को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट लेता है। राघव का ये बर्ताव देख क्लास के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, राघव को ये क्या हो गया है? राघव एक जानवर की तरह टीचर को क्यों खा रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। वह लड़की क्लास से बाहर जा ही रही होती है। इतने में टीचर रमेश भी बिल्कुल राघव की तरह दिखने लगता है। रमेश की भी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके दांत भी भयानक नुकीले दिखने लगते हैं। जिसके बाद राघव और रमेश दोनों मिलकर क्लास के सभी बच्चों को काटना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वह एक दूसरे को काटते हैं वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। उनमें से एक माही नाम की लड़की भागते हुए सभी स्कूल के बच्चों को बताते हुए जाती है, भागो भागो यहाँ से भागो, राघव एक ज़ॉम्बी बन गया है और वह सबको काटकर ज़ॉम्बी बनाने लगता है। देखते ही देखते पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद स्कूल के सभी बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं और धीरे धीरे वह स्कूल के नॉर्मल आदमियों को पकड़कर ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। उसके बाद वह गांव में हमला कर देते हैं। इस बात से बेखबर चतुर्वेदी अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मैं इस एंटीडोट को अपने बेटे राघव को दे दूंगा, जिसके बाद राघव जैसा था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन क्या पता वो बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाए, जिसके बाद मुझे एंटीडोट की जरूरत ही ना पड़े। चतुर्वेदी लैब में एंटीडोट बनाते हुए रेडियो एफएम सुनता है। तभी रेडियो एफएम में एक न्यूज आती है, कृपया करके सभी लोग अपने घर में रहिए, पूरे गांव में ज़ॉम्बीज आ गए हैं और वो एक एक करके सबको मार रहे हैं। अगर अपनी जान सुरक्षित चाहते हो तो घर से बाहर मत निकलना। ये कैसी न्यूज है? भला हमारे गांव में कोई ज़ॉम्बी कैसे आ सकता है? ये सब तो फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चतुर्वेदी अपनी लैब में काम कर रहा होता है। उसे गांव के हालात के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बियों ने पूरे गांव में हमला कर दिया था, जिसके बाद कुछ लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक कमरे में छुप जाते हैं। अगर ये ज़ॉम्बी ऐसे ही गांव में घूमते रहे तो हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम सब मारे जाएंगे और यह ज़ॉम्बी कभी ना कभी हमें खाकर ज़ॉम्बी बना देंगे। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अरे भाई, कहाँ से विश्वास करें? जान हलक पर आकर रुकी पड़ी है और तुम हो कि हमें दिलासा दे रहे हो। कब तक हम इस कमरे में बंद रहेंगे? तभी सारे ज़ॉम्बी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बी कमरे में घुस जाते हैं और उन सभी को खाकर ज़ॉम्बी बना देते हैं। अब वह लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और गांव में एक भी इंसान बिना ज़ॉम्बी के नहीं बचा होता, सिवाय साइंटिस्ट चतुर्वेदी को छोड़कर। तभी गांव के चारों तरफ से फौज ज़ॉम्बियों को घेर लेती है। सभी लोग एक साथ फायर करेंगे। जैसे ही ऑफिसर सबको इशारा करता है, सभी एक साथ फायर करने लगते हैं। लेकिन इतनी गोली चलने के बाद भी ज़ॉम्बी मरते नहीं हैं। अरे ये ज़ॉम्बी तो मर ही नहीं रहे हैं। एक काम करो, गांव में वैसे भी कोई नहीं बचा है, इसलिए बारूद के गोले फेंक दो। ऑफिसर के ऑर्डर मिलने के बाद सभी बारूद के गोले ज़ॉम्बियों के ऊपर फेंकने लगते हैं, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बी आग से जलने लगते हैं और जलकर मर जाते हैं। धीरे धीरे गांव के सभी ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। मिशन इज सक्सेसफुल, हमने गांव के सभी ज़ॉम्बियों को मार दिया है। सभी ज़ॉम्बियों को मारने के बाद भी ऑफिसर को डर होता है कि कहीं यहाँ से कोई ज़ॉम्बी गलती से भी बाहर ना चला जाए, इसलिए वह अपनी पूरी फौज को गांव के चारों तरफ तैनात रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफी काम करने के बाद चतुर्वेदी अपनी लैब से बाहर निकलता है, जिसके बाद वह गांव की हालत को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे रेडियो एफएम की बात याद आती है। हे भगवान, लगता है वो रेडियो एफएम वाली बात सच थी, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? गांव का एक भी आदमी नहीं दिख रहा। चतुर्वेदी गांव में अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एक ऑफिसर की नजर उस पर पड़ती है। वह उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी वह समझ जाता है कि यह कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वे साइंटिस्ट चतुर्वेदी के पास जाते हैं। आप बहुत लकी हैं, पूरे गांव में केवल आप ही एक इंसान बचे हो, वरना सभी ज़ॉम्बी मर चुके हैं। क्या मेरा बेटा भी मर गया है? मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। चतुर्वेदी समझ जाता है कि ये उसी की गलती है जिसकी वजह से आज गांव की ये हालत हुई है।
उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वह बहुत टूट जाता है। तभी सामने से ज़ॉम्बी भी चलकर आ रहा होता है। ऑफिसर शूट करने का ऑर्डर देने ही वाले होते हैं, लेकिन इतने में चतुर्वेदी कहता है, ऑफिसर रुक जाओ। ऑफिसर, वो मेरा बेटा है, मैं उसे जानता हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए एंटीडोट है, वो ठीक हो सकता है। ऑफिसर, मैं आपसे उसकी जिंदगी की भीख मांगता हूँ, उसे छोड़ दीजिए, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। चतुर्वेदी के गिड़गिड़ाने पर ऑफिसर उसे शूट नहीं करवाता और कुछ लोगों द्वारा ज़ॉम्बी को पकड़कर उसे एंटीडोट दिलवा देता है, जिसके बाद राघव पहले की तरह ठीक हो जाता है। और फिर चतुर्वेदी अपने बेटे को खुद अपने तरीके से पढ़ाता लिखाता है। धीरे धीरे राघव का दिमाग एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाता है और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है और अपने पिता चतुर्वेदी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।